चलिए फिर आंसर राइटिंग फॉर्मेट डिस्कशन कर लेते हैं आज। जैसा कि हमने शेड्यूल में अपने डिसाइड किया हुआ है कि मंडे टू सैटरडे हम आंसर राइटिंग करेंगे पेपर 5 की, और उसके फॉर्मेट जो कुछ अच्छे आंसर्स होंगे उनके फॉर्मेट का जो डिस्कशन है वो हम संडे को कर लिया करेंगे। तो वो संडे आ गया है, अभी हमने 2 दिन की ही आंसर राइटिंग की हुई है। तो अभी आज हम क्या करेंगे, केवल 2 आंसर्स ले लेंगे, एक आंसर हिंदी का ले लेंगे और एक आंसर इंग्लिश का ले लेंगे। साथ ही यहां पर जो आंसर लिए जाएंगे वो जो आपका इवेल्युएशन हुआ है वो आंसर लिए जाएंगे, ताकि आपको यह भी पता चल सकेगा कि जो यहां फीडबैक आपको मिलता है वो किस तरीके से दिया जाता है ना, वो भी आप समझ सकोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हिंदी का आंसर देखेंगे और एक इंग्लिश का देखेंगे। काफी साथी जुड़ चुके हैं। देखो 10 बजे क्या है, 10 बजे वीडियो तो मिल ही जाता है। डेली आपको 10 बजे मंडे टू सैटरडे यूट्यूब पर ही वीडियो मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि लोगों का कम है, क्योंकि अभी एक कंफ्यूजन में है कि भाई रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की करेंगे, तो वो कंफ्यूजन में अपने कई दिन वो गंवा चुके हैं। और आगे अगर ऐसा ही बने रहे तो रिजल्ट लेट होगा, जितना ही लेट होगा उतना ही दिन और बर्बाद होंगे। इससे बेहतर यह रहेगा कि पेपर 5 का अगर आंसर राइटिंग शुरू हो चुका है तो आप कंटिन्यूअसली उसको करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट वीडियोस देखिए और उसके बाद नोट्स पढ़िए। अभी नहीं आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपना इन्वॉल्वमेंट जो है ना रखिए आंसर राइटिंग में। अपना मेंस में जो इन्वॉल्वमेंट है वो मत खत्म कीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम निकल जाएगा, जैसे जनवरी निकल गया, फरवरी निकल जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आरओ की डेट आ जाती है या पीसीएस की डेट आ जाती है, फिर आप मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। फिर आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स पर ही हो जाएगा, जैसे पिछला साल पूरा प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते ही निकल गया होगा। तो कोशिश करिए कि मेंस का जरूर किसी ना किसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा और वो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देखो पेपर 5 हमने शुरू कर दिया है, 2 दिन ही हुए हैं, अभी भी आप जुड़ सकते हैं। उसका जो इवैल्यूएशन है उसके आधार पर जो आज फॉर्मेट डिस्कशन है वो आ जाओ और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो यहां कीवर्ड पकड़ना है। सबसे पहले कीवर्ड क्या था हमारे पास, इंपॉर्टेंस बताना था सिंधु सभ्यता का। साथ ही यहां पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया था। तो आपके पास क्या है, आपके पास जो एक बॉडी होती है आईबीसी मॉडल होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो 125 शब्दों में जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे उस क्वेश्चन में आपके पास इंट्रोडक्शन में 15 से 20 शब्द लिखने का स्कोप है और कंक्लूजन में आपके पास 15 से 20 शब्द लिखने का स्कोप है। इसके बाद बचे हुए 70 से 75 शब्द आपको कहां लगाने हैं, मेन बॉडी पर, बॉडी वाले पार्ट पर लगाना है। इससे बड़ा कंक्लूजन भी नहीं लिखना है आपको, इससे बड़ा इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर इसको आप बहुत ज्यादा वर्ड्स इस पर लगा दोगे तो सीधी सी बात आप समझो, प्रश्न की जो डिमांड है उस डिमांड पर आपको मेन बॉडी लिखनी है और डिमांड को आप खो दोगे, आपके पास शब्द ही नहीं बचेंगे, कितना लिखोगे आप, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है हमेशा कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश की जाती है। टू दी पॉइंट एकदम इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। जैसे यहां पर जो कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है, और आद्य ऐतिहासिक काल आपको पता होगा, समझा चुके हैं कि भाई प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। जो यहां जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वो कारण क्या है, कारण सीधी सी बात है उनके पुरातात्विक और साहित्यिक खोजों के आधार पर यह वर्णन किया गया है, इतिहासकारों के द्वारा यह बांटा गया है। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया है कैंडिडेट ने कि सिंधु सभ्यता के बारे में, और टाइम पीरियड बता दिया। एक बहुत सीधा सीधा और सिंपल इंट्रोडक्शन हो सकता है जो यहां पर देखो लिखा गया है, कम शब्दों में टू दी पॉइंट है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड्स जब आप वैदिक संस्कृति के बारे में लिखोगे, मौर्य काल के बारे में लिखोगे, वैसे ही पॉपुलर जो कीवर्ड्स होते हैं, एग्जांपल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो पॉपुलर कीवर्ड है इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि जो आपका सभ्यता है इसका पालना बोला जाता है, सभ्यताओं के पालना के रूप में जाना जाता है किसको, सिंधु सभ्यता को। तो ऐसे कीवर्ड्स लिखते हुए आप अंडरलाइन करते हुए अपना इंट्रोडक्शन बेहतर कर सकते हो, और एग्जामिनर की दृष्टिकोण में जब ये कीवर्ड्स जाते हैं अंडरलाइन किए हुए तो एक इंप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन, जितनी शुरुआत अच्छी होगी उतना ही इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और उसके बाद आंसर में आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलते हैं। फिर इसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन के साथ में आगे बढ़ना है। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में बोला गया है और भी उत्तर प्रदेश से संबंधित लिखना है। जब आप पेपर 1 में आप लिखोगे इसी आंसर को, तो सिंधु सभ्यता के जो भी प्लेसेस हैं आपके, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर के भारत में जो आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में, सॉरी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और चाहे पश्चिमी यूपी तक के क्षेत्र, सभी शामिल करते हुए आपको एक मैप पर लोकेट करना है। लेकिन यहां क्या करना है, यहां यूपी से संबंधित है तो यहां जो मैप बनना चाहिए वो उत्तर प्रदेश के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जैसे जो आपका सहारनपुर का क्षेत्र है, मेरठ का क्षेत्र है, चाहे मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, यहां के जो प्लेसेस है ना आपको मैप में उन्हें दिखाना है। जैसे ये फिगर बनाया गया है जो कैंडिडेट के द्वारा, पूर्वी क्षेत्र बता दिया है, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इससे ज्यादा और बेहतर क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का आपने देखो, एक तो आप जो भी फिगर बनाओ छोटा फिगर बनाओ और कोष्ठक में उसको बंद करने की कोशिश करो, और उसके बाद आपको मैप में लोकेट करना है वो जो प्रश्न की डिमांड के अनुसार है। जैसे यहां प्रश्न की डिमांड है यूपी स्पेसिफिक, जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस के बारे में बताना है, तो वो प्लेसेस आप बता पाओगे कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं। जैसे आलमगीरपुर हो सकता है,
आलमगीरपुर के बारे में बताओ, हुलास के बारे में बताओ, बड़गांव बता सकते हो आप, है ना। ये सारे प्लेसेस जो हैं आपको मैप पर इन्हें लोकेट करना है, ध्यान से समझना। तो यहां जो गलती की गई है, गलती नहीं कह सकते, इसके साथ आप उस फिगर को जरूर बनाइएगा अगर आपके पास टाइम रहता है। वैसे अगर एक सिंगल फिगर बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना है और उसको कोष्ठक में बंद कर देना है। फिर आपको इंपॉर्टेंस बताना है। अब यहां प्रश्न है इंपॉर्टेंस, जो हेडिंग आपको बनानी है ना, जो प्रश्न में लाइन दी हुई है, जो प्रश्न में डिमांड है, उसी को आपको हेडिंग बना देना है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप हेडिंग बनाओ तो प्रश्न में जो कहा गया है आपसे, जैसे सिंधु सभ्यता के महत्व के बारे में पूछा गया है, अब यूपी में सिंधु सभ्यता का महत्व, ये आपने हेडिंग बना दी, इसके बाद आपने लिखना शुरू किया। तो भैया देखो, जो मटेरियल है, मटेरियल तो वही रहने वाला है, मटेरियल तो चेंज होता नहीं है। तो मटेरियल में क्या है आपके पास, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जब आप पढ़ते हो, अब वही सिंधु सभ्यता की विशेषताएं आपको क्या उत्तर प्रदेश में जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, कुछ अलग तो नहीं दिखने वाली हैं, वही दिखेंगी, लेकिन यहां परोसने का तरीका बदल जाएगा। जैसे आपको परोसनी वही चीजें हैं, लेकिन परोसने का स्टाइल बदल जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंस बताना है आपको, तो क्या आप यहां राजनीतिक इंपॉर्टेंस, राजनीतिक जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो कैसा राजनीतिक ढांचा था ये हम बता ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा फोकस कहां रखना है, ज्यादा फोकस रखना है कल्चरल, सांस्कृतिक जो महत्व है सिंधु सभ्यता का, इसके बारे में। और कल्चरल में, सांस्कृतिक में आपको धार्मिक वाले पक्ष पर ज्यादा फोकस करना है, यानी कि जो धार्मिक आपका इंपॉर्टेंस रहा है भविष्य के लिए या वर्तमान समय के लिए, क्या इंपॉर्टेंस था सिंधु सभ्यता स्थलों का, वो बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको आर्थिक महत्व के बारे में बताना है, यानी कि जो कृषि गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां थी, इनकी चर्चा करनी है। और चर्चा करने में उदाहरण कौन से देने हैं? उदाहरण जैसे आलमगीरपुर का दे दिया आपने, या आपने बताया कि जो मृदभांडो आपके मिले हुए हैं, तो सांस्कृतिक में आपको बताना है, आर्थिक में बताना है, जब व्यापारिक गतिविधियों के बारे में डालोगे आप, सामाजिक बतानी है, जैसे जैसे सामाजिक समाज बताना है कि तत्कालीन जो सिंधु सभ्यता का समाज था वहां पर आपको बताना है ब्यूरियल सिस्टम था। जैसे उदाहरण यहां पर हुलास का आप दे सकते हो। तो यहां एक चीज समझने की कोशिश करो, जो आप विशेषताएं पढ़ते हो, सड़क, जैसे सड़कें आपने पढ़ी कि समकोण पर काटती थी जो सिंधु सभ्यता के स्थल होते थे, तो इसको परोसना कैसे है? इसको परोसना है जो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस आपको दिखता है और आगे भविष्य में भी आपको जो आर्किटेक्ट आपका दिखाई देता है, स्थापत्य दिखाई देता है, वहां ये सिंधु सभ्यता का जो निर्माण था या जो स्थापत्य निर्माण था वो आगे भविष्य में भी नगरों में दिखाई देता है। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंस बताते हुए उत्तर प्रदेश का स्थलों का उदाहरण देना है और फिर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो प्रश्न की डिमांड क्या है भाई? प्रश्न की डिमांड है इंपॉर्टेंस बताना है यूपी के जो स्थल हैं, और यूपी के स्थलों को आपको परोसने के लिए एक सब हेडिंग बनानी पड़ेगी। जैसे सांस्कृतिक महत्व आपने बताया, उसके बाद आपने आर्थिक महत्व बताया और जो आर्थिक गतिविधियां थी उसकी चर्चा कर दी, उदाहरण यूपी के स्थल दे दिए। फिर आपने बताया सामाजिक, तो सामाजिक महत्व बताया और हड़प्पा जो सभ्यता है, जो स्थल है, यहाँ का समाज, उसकी विशेषताएं बताई और विशेषताओं के साथ उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे दिए। ये प्रश्न की डिमांड थी, मेन बॉडी में ये चीजें शामिल करनी थी। यहाँ सीधा सीधा आपको विशेषताएं नहीं लिखनी है। जब भी आपसे विशेषताएं पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट विशेषताओं के बारे में बताओ भाई। यहाँ महत्व के बारे में पूछा गया है तो आपको महत्व बताते हुए फिर इन्हें उदाहरण के रूप में, तो कुल मिलाकर जानकारी वही है। ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं कुछ अलग नहीं पढ़नी है, जानकारी वही है, परोसने का स्टाइल बदल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूड कर देना है इसको 15 से 20 शब्दों में, आपको कंक्लूजन भी निकालना है। और देखो सारी वही विशेषताएं लिखी हुई हैं, बस जो तरीका है वो तरीका आपको ध्यान देना है। और मानचित्र को, जैसे यहाँ देखो फीडबैक में बताया गया है कि मानचित्र का जरूर ध्यान रखना है, मानचित्र जरूर बनाना है आपको। अगर औरों के आंसर से आपको +1 नंबर चाहिए तो आपको ये मानचित्र वगैरह का प्रयोग प्रेजेंटेशन में अवश्य करना है। और फिर आपको कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को खत्म कर देना है। समझ में आया कि जो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और फिर मेन बॉडी में प्रश्न की डिमांड को समझते हुए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जितना आता है आपको वो देखो, जो जानकारी है आपको वो नहीं लिखना है, प्रश्न को पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद समझना है कि क्या वहां पर प्रश्न की डिमांड है, फिर उसके हिसाब से हमें लिखना है, अपने शब्दों को उसी हिसाब से परोसना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले दूसरे आंसर पर आते हैं। दूसरा आंसर क्या था, इसको इंग्लिश में देखते हैं, वो हमने हिंदी में देखा, ये जो दूसरा आंसर करेंगे वो इंग्लिश में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई द साइट्स ऑफ द महाजनपद पीरियड ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। तो यहां बताना है कि भाई महाजनपद जो पीरियड के उत्तर प्रदेश की साइट्स, जैसे हमने महाजनपद में क्या पढ़ा है, महाजनपद में हमने पढ़ रखा है कि 16 प्रमुख महाजनपद हुए, और 16 प्रमुख महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो आप चाहो तो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में भी इतनी ही बात को आप 15 से 20 शब्दों में शामिल कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, जैसे यहां पर
ये कैंडिडेट ने बताया अच्छे से कि जो महाजनपद का काल था ये सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड भी कहलाता था। ठीक, तो ये बढ़िया कीवर्ड है, देखो इसको अंडरलाइन किया और अंडरलाइन करते हुए इंट्रोडक्शन भी अच्छा हो गया। साथ ही साथ अगली ही लाइन में इन शॉर्ट बताया है कि उत्तर प्रदेश में 8 प्रमुख महाजनपद हुए जो 16 महत्वपूर्ण महाजनपद थे। अब इसमें यहाँ आपको फीडबैक में भी देखो बता दिया गया है कि साथ ही साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि ये जानकारी मिलती कहां से है, स्रोत जरूर आपको बता देना है। ब्रैकेट में आप स्रोत दे दोगे तो स्रोत लिखने के साथ आपने जो यहाँ बात कही है ना उस बात को प्रामाणिकता से आप रख सकते हो, अपनी बात को आप हवा में नहीं कर रहे हो। तो अंगुत्तर निकाय की आपको इन ब्रीफ यहाँ पर सोर्स की चर्चा कर देनी है। तो जैसे ही आपने सोर्स की चर्चा कर दी तो आपको ये स्पष्ट हो गया भाई, एग्जामिनर को भी समझ में आ गया भाई अंगुत्तर निकाय के अनुसार यह बताया गया है कि यूपी में 8 प्रमुख महाजनपद हैं और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, फिर आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के साथ आपको महाजनपदों के बारे में ही जानकारी देनी है, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। अब प्रेजेंटेशन एक तो तरीका होगा सीधा सीधा लिखते चलेगा भाई, एक तरीका क्या हो, एक कैंडिडेट क्या कर सकता है, एक कैंडिडेट सीधे 1 2 3 है ना बुलेट पॉइंट्स में सीधे हेडिंग बनाएगा और हेडिंग बनाते हुए लिख देगा, जानकारी जितनी आती होगी उसे जानकारी लिख देगा। एक तो तरीका ये होगा, एक पैरा बनाते हुए छोटे छोटे पैरा बना करके लिख सकता है। ठीक, ये सारे तरीके होते हैं। फिर और तरीका क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या किया है, देखो ये फिगर वगैरह मिस किया है। ठीक, ध्यान रखना, अब यहाँ फिगर बनाने का अच्छा स्कोप है तो क्यों नहीं फिगर बनाओ, यूपी का आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, जितनी जल्दी आप बना सकते हो, और छोटा फिगर बनाओ और उसको कोष्ठक में जरूर बंद करो। ठीक, ये ध्यान रखियो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोष्ठक में जरूर ये फिगर है बंद करना है, और फिर जो 8 महाजनपद यूपी के हैं उन 8 महाजनपदों को यहाँ पर लोकेट कर देना है। ये देखो किया गया है इस कैंडिडेट के द्वारा बहुत अच्छे से, और आपको भी ये सीखना है। ठीक, अगर आपने मिस किया है इसको अपने आंसर लिखते हुए, इन चीजों को मिस कर रहे हो आप, तो इसको आप आगे से ऐड ऑन करना शुरू कर दो, और यही चीजें जब ऐड ऑन होती चली जाएंगी तो आपका आंसर जो एकदम सतही लेवल का लग रहा है, सुपरफिशियल आंसर होगा, वो बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर पहले 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश के हुए उन्हें मैप पर दिखाया, और फिर उन महाजनपदों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। और इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हुए एक साइड देखो क्या किया है, यहाँ सीखो कुछ चीजें, प्रेजेंटेशन भी सीखा करो। प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और ये आपको लिखते लिखते अभ्यास से आएगा। अब ये सोचो कि आप एक दिन में सारे प्रेजेंटेशन के तरीके सीख जाओगे, नहीं, जितनी अभ्यास करोगे, जितनी डाइवर्सिटी लाओगे अपने प्रेजेंटेशन में, उतने ही ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन के तरीके सीखने को मिलेंगे। जैसे यहां देखिए ये कॉपी, और आपने सीखा क्या सीखा, एक साइड में महाजनपद लिखा, एक साइड इंपॉर्टेंस उनका बताया, और महाजनपदों में एक एक करके एक लाइन ड्रॉ की बीच में, और एक एक करके एक एक महाजनपद बताया है, और फिर उसका इंपॉर्टेंस जो भी था उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो शब्द हैं वो शब्द सीमा के बाहर भी आप नहीं जाओगे, और जो चीजें और एक्स्ट्रा एड ऑन करनी है वो एड ऑन करके आपको देखो फीडबैक में यहाँ बता दी जाती हैं। सबसे पहले काशी की, काशी जिसे वाराणसी के रूप में जाना जाता है, तो बताया है कि ये ओल्डेस्ट जो है इनहेबिटेड सिटी था इन द वर्ल्ड। ठीक है, और रिलीजियस और कल्चरल दृष्टिकोण से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका एक सेंटर हुआ करता था, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था काशी, जो वाराणसी के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक ट्रेड हब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, क्योंकि जो गंगा का क्षेत्र है, क्योंकि गंगा नदी का निकास कहां से होता है, ये वाराणसी के क्षेत्र से होता है, तो ये ट्रेड हब के रूप में भी विकसित हुआ था। पहला तो इन्होंने बताया इसका इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस, आपको काशी का इंपॉर्टेंस समझ में आया। फिर दूसरा कौशल, अब कौशल जो श्रावस्ती आज के समय अयोध्या के रूप में जिसे जानते हो, तो बताते हैं कि सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये बुद्धिज्म का एक केंद्र हुआ करता था। साथ ही अयोध्या जो है आपका भगवान राम का बर्थ प्लेस भी है। तो ये जानकारी इन्होंने इंपॉर्टेंस देते हुए जो कौशला के बारे में, जैसे कौशल आपका है श्रावस्ती या अयोध्या जिसे जानते हो आप, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस महाजनपद का क्या महत्व है, इसकी जानकारी दे दी। और यहाँ वैल्यू एडिशन के लिए बता दिया गया, आप सांक्य जो रिपब्लिक था, सांक्य गणराज्य था, इसकी चर्चा भी आप कर सकते हो। तो कौशल के बारे में आप एड ऑन आपको और क्या करना है, सांक्य गणराज्य के बारे में और एड ऑन कर सकते हो, ये फीडबैक में आपको चीजें बताई गई हैं। फिर वत्स के बारे में जो कौशांबी के रूप में जानते हो, तो वत्स क्या था, आपका कॉमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था। तो ये पॉलिटिकल और कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था तत्कालीन समय में यह महाजनपद। साथ ही यह शिक्षा या सीखने का सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। और यह चर्चा कहां पर मिलती है आपको, बुद्धा और जैन टेक्स्ट में आपको यह चर्चा मिलती है। ठीक है, क्लियर। तो ये वत्सा का इंपॉर्टेंस बताया। फिर मल्ल, जिसे कुशीनगर या पावा के रूप में जानते हैं, तो बताते हैं कि रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शुरुआती रिपब्लिक सिस्टम ऑफ जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है, वो कहां पे देखने को मिलती है, आपको मल्ला में देखने को मिलती है। और पावा में आपको बताना है कि महावीर के द्वारा, महावीर स्वामी ने निर्माण की प्राप्ति कहां की थी, पावा में की थी। और जो आपका कुशीनगर है, यहां भगवान बुद्धा ने महानिर्वाण की प्राप्ति की थी। तो कुशीनगर हो गया, पावा हो गया, जो आपका मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। और यहीं पर आपके चाहे बौद्ध प्रीचर रहे हो, चाहे आपके जैन प्रीचर रहे हो, दोनों को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर होती है, इस मल्ला महाजनपद में। तो इस मल्ल महाजनपद के इंपॉर्टेंस को आपने यहां पर बता दिया।
बहुत ही कम शब्दों में देखो कितने अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फिर आप पांचाल के बारे में बताना है, तो पांचाल आज काम्पिल्य के बारे में आप जानते हो ना, काम्पिल्य, तो वही पांचाल है जो अहिछत्र जिसकी, और पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या होती थी, अहिछत्र, और काम्पिल्य हुआ करती थी। तो काम्पिल्य के बारे में बताना है इन्होंने, काम्पिल्य के बारे में चर्चा की है कि जो द्रौपदी थी इनका बर्थ प्लेस था क्या, काम्पिल्य, और अहिछत्र जो है ये महाजनपदा का साइट है जो फोर्टिफिकेशन भी हुआ था, साथ ही यहाँ पोट्री और क्वाइंस यानी कि जो बर्तन है आपके मृदभांड हैं और सिक्के भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहां से, आपके पांचाल से। फिर आगे इन्होंने कुरु, कुरु आपका जो वर्तमान इंद्रप्रस्थ आप जो क्षेत्र देखते हो या हस्तिनापुर का क्षेत्र है, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। साथ ही जो हस्तिनापुर है यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर भी हुआ करता था, ये आपको बता देना है कुरु की जानकारी। फिर शूरसेन, शूरसेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का क्षेत्र है, ये शूरसेन महाजनपद था और यहाँ यादवा डायनेस्टी होती थी। साथ ही साथ में यहाँ लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस आप बता सकते हो कि रिलीजियस हब के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यह लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस भी रहता है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर चेदी महाजनपद रहता है। चेदी महाजनपद वर्तमान समय का बुंदेलखंड क्षेत्र, और इसकी जो चर्चा है आपकी ऋग्वेद में भी मिलती है। क्लियर, तो ये 8 जो प्रमुख महाजनपद हैं इनकी चर्चा की, और इनकी चर्चा के साथ साथ आगे इसका जो इंपॉर्टेंस था उस इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानकारी दे दी, ठीक, समझो यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का आंसर है तो आप सीख नहीं सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो भाई। देखो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है इसका, एक साइड में महाजनपदा लिखे, एक साइड इंपॉर्टेंस। आप ये क्या हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना। तो सीखना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए भाई, और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, अपना जब आंसर लिखना है। फिर कंक्लूड जब करना है, कंक्लूजन में भी आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे आगे लेटर स्टेजेस में बोला है कि अर्बन जो सेटलमेंट्स हुए और जो आयरन टूल्स यहां पर मिले, इसके चलते ही जो ये टेरिटरीज थी ये और ज्यादा फ्लोरिश होती हैं। तो ये महाजनपद हैं और फ्लोरिश होते हैं, और इसमें निकल कर आता है 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद, हम सभी पढ़ते हैं उसके बारे में। क्लियर, तो ये महाजनपदों का विकास अधिक और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी देते हुए ऐसे ही अपने आंसर को आप क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो आंसर हमने समझे, इनका फॉर्मेट डिस्कशन समझा, और ये फॉर्मेट डिस्कशन करने का तरीका केवल आपको इसलिए बताया जाता है, यह इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये देख सको कि जो आंसर्स आपके बीच से ही कुछ साथी लिख रहे हैं, वो आंसर्स में आप कहां पर अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, कितनी कमी आपके आंसर में रह रही है, या कुछ बेहतर आप लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा कीवर्ड आपको मिल जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो और आपका वैल्यू एडिशन ही होगा, है ना। परफेक्ट आंसर जैसी कुछ होती नहीं, ऐसा नहीं यहां पर जो आंसर लिखा गया परफेक्ट है, तो परफेक्ट आंसर जैसी चीज कभी होती नहीं है, हमेशा सुधारने का एक स्कोप हमेशा बना रहता है। तो वही सुधारते चलो, आप फॉर्मेटिंग के माध्यम से आप सुधारो, साथ ही आप ग्रुप पर जुड़े हुए होगे तो जो चेक होकर आते हुए और आंसर्स आप खुद से पढ़ा करो, तो उसके बाद देखा करो, है ना, कुछ बेहतर आंसर आपको खुद वहां दिख जाएंगे, और जो कमी रह जाती है वो फीडबैक के माध्यम से खत्म की जाती है। तो अभी भी अगर आपको जुड़ना है, अगर आज तक जुड़ जाते हो तो कल से क्या है, डे 3 से चालू होगा, अभी 2 ही दिन निकले हुए हैं, तो 2 दिन ही कंप्लीट हुआ है। अगर इवैल्यूएशन वगैरह भी आप कराना चाहते हो, क्योंकि 10 बजे आपको वीडियो देखो मिल जाता है, रेगुलर मिलेगा, मंडे टू सैटरडे 10 बजे आपको रेगुलर पेपर 5 का वीडियो आपको मिल जाएगा, और उसका फीडबैक या इवैल्यूएशन भी आप कराना चाहते हो डेली 2 आंसर लिख करके, तो फिर आप जुड़ जाना, कांटेक्ट कर लेना, फिर आपको क्या है वहां पर इवैल्यूएशन के लिए आपको वहां पर अच्छे से 24 घंटे 48 घंटे के भीतर आपके आंसर्स भी इवैल्यूएट होकर आपको मिल जाएंगे, उस ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पर इस डिस्कशन खत्म करते हैं, धन्यवाद।